हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग सब। आशा है स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चे पर्सनली मुझे बता देते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ भी लेते हैं, या अपना अपना होमवर्क होमवर्क मीन जो घर पे वो लोग पढ़ रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वो सही है या नहीं है, वो भी पूछ लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, मुझे पता लग जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। लेकिन आप जो भी वीडियो क्लास बनाई जा रही हैं आपके लिए, वो आप ज़रूर सुने, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस और जो पीडीएफ आपको शेयर किया जा रहा है, इस साल आप मान के चलें कि जब तक क्लास नहीं लगती है और सिलेबस जो कवर हो रहा है वो दोबारा नहीं कराया जाएगा यदि बाय चांस क्लासेस लगती भी हैं। तो आप इस बात पे ध्यान दें, आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण साल है। एमए फाइनल ईयर के पश्चात अब क्या रहेगा हाथ में, है ना। आदमी सेटल होना चाहता है, तो आप अपने मार्क्स पे ध्यान दें और पिछले साल की जो भी क्षतिपूर्ति है वो इस साल अपने मार्क्स की करें आप। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है, यदि आप ढंग से पढ़ाई अपनी अभी से शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाते हैं, है ना। तो अपनी वीडियो क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, हर लेक्चरर की क्लास का, उनके द्वारा भेजे गए पीडीएफ का, और सबको मिला के अपने नोट्स तैयार करें आप, है ना। आज जो है हम करने जा रहे हैं, जो चैप्टर सामने स्लाइड खुली है आपकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय हबर्लर। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का ये अपना नेक्स्ट पार्ट है, जो हम मिल के बाद, जेएस मिल का जो सिद्धांत हमने रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी का देखा था, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड उसके क्रम में आती है। तो हेबरर का सिद्धांत भी निश्चित रूप से रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का कोई विकल्प नहीं है, वरन उसमें एक सुधार ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों थ्योरी विपरीत हैं, या हेबरलर ने रिकार्डो का विरोध करके कोई अलग से थ्योरी दे दी। बस उसने रिकार्डो के सिद्धांत की दो कमियों को दूर करने का प्रयास किया, मुख्यतः माना जाए तो एक ही कमी को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि आपको मालूम ही है, हम रिकार्डो पढ़ चुके हैं, और रिकार्डो के सिद्धांत की दो मुख्य बातें थी कि श्रम ही उत्पादन का एक साधन है, जो कि स्मिथ ने भी माना था, मान्यता, और रिकार्डो ने भी मानी थी। और दूसरी की श्रम समरूप है, लेबर इज होमोजीनस। तो नियो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं हेबरलर, उन्होंने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, कि लोग आलोचना कर रहे थे कि ना तो श्रम समरूप होता है और ना ही श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन होता है। अतः जो उत्पादन की लागत, यदि आप श्रम इकाई में, श्रम वर्ष, श्रम सप्ताह, या श्रम के रूप में उत्पादन की लागत को भी व्यक्त कर रहे हैं, तो वह व्यवहारिक नहीं है। तो इसके विकल्प के रूप में, यानी लागत के विकल्प के रूप में, हबर्लर ने एक सुधार प्रस्तुत किया कि यदि वैल्यू थ्योरी ऑफ लेबर को छोड़ भी दें, यानी कि लागतों को श्रम में अभिव्यक्त करने की बात को यदि त्याग भी दिया जाए, तो भी अवसर लागत के रूप में लागतों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो के रूप में आप एमए प्रीवियस में पिछले साल पढ़ चुके हो, अवसर लागत का सिद्धांत, अवसर लागत किसे कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अवसर लागत को किस तरीके से एबरलर ने अभिव्यक्त किया, उस पे ये पीपीटी मैंने पूरी आपके लिए तैयार की है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको एक इस पे नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इस पीपीटी को समझाने के बाद आपको बहुत अच्छे से दोनों को मिलाकर आप नोट्स बना लेना। वो नोट्स अलग हैं, या पीपीटी के अंदर जो भी मैटर मैंने लिया है वो थोड़ा अलग है। तो आप दोनों को मिलाकर अपने नोट्स हेबरलर पे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हेबरलर जो थे, उनका पूरा नाम गॉटफ्रीड हेबरलर है, और उन्होंने तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में संशोधन करते हुए उसका विस्तार किया,
उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसमें सुधार प्रस्तुत किया कि यदि मूल्य के श्रम सिद्धांत को अस्वीकार भी कर दिया जाता है तो भी तुलनात्मक लागत सिद्धांत उतना ही सत्य साबित होता है जितना कि रिकार्डो बताते हैं। तो अवसर लागत के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम अवसर लागत को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माना एक किसान जो है वो अपने खेत में 2 फसलें गेहूं और चना दोनों पैदा कर सकता है, यानी उसका खेत जो है गेहूं और चना पैदा करने के लिए उपयुक्त है। यदि वह 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में केवल गेहूं उत्पादित करता है तो केवल गेहूं बनाता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ता है, और केवल चना बनाता है तो उसे गेहूं का परित्याग करना पड़ता है। ये तो क्लियर है। यदि चने की त्यागी गई मात्रा की कीमत 2000 रुपए है तो गेहूं उपजाने की यह अवसर लागत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2000 रुपए जो है वो गेहूं उपजाने की अवसर लागत कहलाएगी, क्योंकि वह सिर्फ गेहूं उपजा रहा है और चने का त्याग कर रहा है, और जितना चने का वो त्याग कर रहा है उसकी कीमत रुपए 2000 ठहरती है। तो इस तरीके से गेहूं की अवसर लागत त्यागी गई चने की मात्रा का मूल्य जो कि 2000 रुपए है वो होगा। आगे बात समझ में। यदि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है तो यह त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत है जिसका त्याग किया गया है। यानी यदि बहुत सारे ऑप्शन हैं तो जो बेस्ट जो भी नेक्स्ट है कि भाई ये त्यागने से इतना नुकसान होता है या इतना प्राप्ति होती है दूसरी वस्तु की पहली वस्तु के त्यागने से, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो उसकी अवसर लागत कही जाएगी। तो दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। एक और सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए। आपको स्लाइड में दिया हुआ है कि दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाने की लागत अवसर लागत है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट भी हैं और ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो जिस समय आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं उसी समय आपकी एक पसंदीदा फिल्म टीवी पर चल रही है, ठीक है। तो पढ़ने का लाभ उठाने के लिए आपने फिल्म का त्याग करना ही पड़ेगा, जो कि आप करेंगे भी। तो इस उदाहरण में पढ़ाई की अवसर लागत क्या होगी? फिल्म का त्याग करना। तो इस एग्जाम्पल से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अवसर लागत। नेक्स्ट जो है स्लाइड में हेबलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। व्यापार में कैसे हेबल ने इस सिद्धांत को फिट किया उसके बारे में अब हम आगे चल रहे हैं। गॉटफ्रीड हेबलर ने अवसर लागत के संदर्भ में तुलनात्मक लागत को बहाल करने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने कोई रिकार्डो का विरोध नहीं किया, वरन जो आलोचक या जो विरोधी रिकार्डो का विरोध कर रहे थे उनका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने उसमें एक सुधार प्रस्तुत किया। तो हेबलर का सिद्धांत प्रदर्शित करता है कि मूल्य के श्रम सिद्धांत को त्याग दिए जाने पर भी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत मान्य हो सकता है। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपको और मेमोराइज हो जाएगी। बार बार रिपीटेशन से हमारी चीजें जो है दिमाग में मेमोरी उनकी प्रबल हो जाती है और वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो अब इसीलिए कहते हैं कि पासबुक नहीं पढ़नी चाहिए, कुंजियां नहीं पढ़नी चाहिए, 1 वीक नहीं पढ़नी चाहिए, वरन बुक पढ़नी चाहिए। अब कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं आपकी, जरूरी नहीं है कि उसकी हर लाइन अलग अलग बात लिखी हो, है ना। एक ही चैप्टर में एक ही चीज को 10 बार 10 तरीके से समझाया जाता है। तो जैसे ही हम 10 बार तक समझते हैं पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए, जो भी रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। शॉर्टकट जिंदगी के मसले हल नहीं करता है कभी भी। जो बच्चा पूरा अपना डिवोशन देगा, किताबें पढ़ेगा, वही आगे जाकर बेंच के इस तरफ यानी मेरी तरफ आ पाएगा। अन्यथा पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, हर साल हजारों की संख्या में क्लासेस में बच्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने हैं जो डेस्क के इधर आ पाते हैं? तो वही आ पाते हैं जो बहुत त्याग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, आप पढ़ते रहें।
नेक्स्ट हम जो भी स्लाइड खुली है उसमें आगे चलते हैं। अवसर लागत के बारे में विस्तार से बताते हुए हेबरलर लिखते हैं कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी एक्स ऑफ अ कमोडिटी ई ए must be regarded as the quantity of commodity B which must be foregone in order that X। यानी ये हैबरलर का कोटेशन है। यदि आपको एज इट इज याद हो जाए तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिख देना। अदरवाइज समझने के लिए वही बात है कि कोई वस्तु A है, उसकी कोई मात्रा X है ना, उसको प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु कमोडिटी B की कोई मात्रा Y का जो परित्याग किया गया है, वही कमोडिटी A की X मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। ये इसका अर्थ है। तो अवसर लागत वह है जो किसी अन्य चीज की कुछ मात्रा के लिए दी गई है। यदि A वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाना है तो उत्पादक संसाधनों को किसी अन्य वस्तु B के उत्पादन से वस्तु A में उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है ना किसी भी देश के या प्रोड्यूसर के। तो या तो वही वाले उदाहरण है कि किसान के पास एक खेत है और उसमें चाहे तो गेहूं चना दोनों उगा ले आधा आधा या जो भी रेशो में, या गेहूं उगा ले तो चना त्यागना पड़ेगा, चना उगा ले तो गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। तो संसाधन तो लिमिटेड है, इसलिए यदि एक ए वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन यदि वो करना चाहता है, यानी गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन करना चाहता है, तो निश्चित ही उसे चने की कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उन संसाधनों को जिनको वो चने के उत्पादन में लगा रहा था, उनको वो अब गेहूं के उत्पादन में लगा देगा, शिफ्ट कर देगा। तो कमोडिटी बी की मात्रा में फाइनल कमी कमोडिटी ए की अतिरिक्त मात्रा के अवसर लागत का प्रतिनिधित्व करती है। अब एक और एग्जाम्पल दे दिया, थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें और क्लियर हो जाएगा आपको कि यदि भारत को 1 लाख टन गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास के उत्पादन की 2 लाख गांठें कम करनी पड़े, तो गेहूं की 1 यूनिट की अवसर लागत क्या हो गई? 2 यूनिट कपास हो गई, है ना। 1 W इज इक्वल टू 2C। W फॉर वीट और C फॉर क्लोथ, कॉटन, ठीक है। तो इस तरीके से अवसर लागत को अभिव्यक्त किया जाता है। एक वस्तु की अवसर लागत को दूसरे के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए हेबरलर ने तो अवसर लागत वक्र का प्रयोग किया। अवसर लागत वक्र को पॉल सिम्युलसन जो हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा परिवर्तन वक्र या उत्पादन संभावना वक्र, जिसको अपन PPC कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इनके रूप में सिम्युलसन ने उसे परिभाषित किया। AP लर्नर ने उसे उत्पादन सीमा या उत्पादन उदासीनता वक्र कहकर भी पुकारा है। तो कोई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इनमें इन पर काम किया है, कोई पेपर लिखा है या रिसर्च किया है जिससे इनका नाम उससे जुड़ गया है थियरी से, तो आप अपने नोट्स में इस तरह के अर्थशास्त्रियों के नाम को जरूर शामिल करें। तो परीक्षा में जो आपका उत्तर है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं हेबरलर के इस सिद्धांत की मान्यताएं। उसने क्या क्या ली हैं? सिंपल मान्यताएं। रिकार्डो के सिद्धांत का तो उसने विरोध ही नहीं किया, तो लगभग लगभग मान्यताएं वो लेगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि उसने नई मान्यताएं भी ली हो। तो हम फटाफट इन पे दृष्टिपात कर लेते हैं। नंबर 1, आर्थिक प्रणाली पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में है। नेक्स्ट, कमोडिटी और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रत्येक वस्तु की कीमत उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होती है। P जो है वो MC के बराबर है। प्रत्येक फैक्टर की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। प्रत्येक साधन की कीमत जो है वो उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP के बराबर होती है। ये सब माइक्रो की बातें हैं, आपने माइक्रो में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। एग्ज़ाम नहीं हुए आपके, आपको सीधा प्रमोट कर दिया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने तैयारी, आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, तैयारी आपने बहुत अच्छे से की थी। हो सकता है आपको परीक्षा में न बैठने का अफसोस भी रहा हो, लेकिन जैसी भी परिस्थितियां हैं, कोरोना काल है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अभी इस वक्त तो बीमारी फैल भी बहुत रही है,
तो जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले वाली बात है। तो आप आगे के बारे में सोचें, पीछे की डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। नेक्स्ट हम मान्यताओं पे वापस आ जाते हैं। जो फैक्टर्स हैं, साधन हैं, उनकी जो सप्लाई है वो फिक्स है, यानी दी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी फिक्स है, दी हुई है, यानी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दो देश हैं, व्यापारिक देश हैं दोनों, ए और बी, और दो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन करना है, वो है एक्स और वाई। प्रत्येक देश को के पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूंजी और श्रम। तो ये एक अलग मान्यता हो गई। रिकार्डो तक श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन था, यहाँ पूंजी को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक देश के अंदर अंदर जो साधन है, फैक्टर्स हैं, वो प्रगतिशील हैं, फ्लेक्सिबल हैं, मोबाइल हैं, गतिशील हैं, लेकिन दो देशों के मध्य उनमें ये गतिशीलता नहीं पाई जाती है। दोनों देशों के बीच उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह इमोबाइल हैं, अगतिशील हैं। और नेक्स्ट है, दोनों देशों में से कोई भी देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधात्मक नीति इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फ्री ट्रेड पे दोनों का विश्वास है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी खुली है, मान्यताएं आपकी खत्म होगी पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड को हम हेबलर के इस मॉडल को और आगे समझेंगे, व्याख्या करेंगे। किस तरीके से वक्रों का अवसर लागत वक्र का ढाल होता है, कैसे डिसाइड होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव assumptions it is possible to determine the opportunity cost curve और the production possibility curve of any country। उपयुक्त मान्यताओं के दिए हुए होने पर प्रत्येक देश, जो कि दो देश माने हमने ए और बी, उन दोनों का पीपीसी या अवसर लागत वक्र हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब पीपीसी क्या है तो माइक्रो में आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने इसको स्लाइड में परिभाषित कर दिया है। पीपीसी जो है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है, या विभिन्न कॉम्बिनेशंस को इंगित करता है, जो एक देश अपने दिए गए संसाधनों यानी फैक्टर्स और दी गई टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन कर सकता है। पीपीसी का ढलान जो है वो एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए जो वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा है, सेक्रीफाइस्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई है, उसके अनुपात से निर्धारित होता है। इस अनुपात को परिवर्तन की दर यानी एमआरटी टांग में लगा है एक्स वाई, एक्स और वाई वस्तुओं का संकेत है, एक्स वस्तु वाई वस्तु। एमआरटी जो है वो है परिवर्तन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जिस दर पर x की सीमांत इकाई को y की कुछ इकाइयों के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उसे परिवर्तन की सीमांत दर कहा जाता है। तो कैसे लिखते हैं एमआरटी एक्स वाई को, इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हम डेल्टा के लिए यूज करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल के रूप में हम लिखते हैं। वैकल्पिक रूप में एम आर टी एक्स वाई को x की सीमांत लागत y की सीमांत लागत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड जो खुल रही है वो है कि मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा सी कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि परीक्षा में छोटा सवाल आए कि हेबलर की थ्योरी के अनुसार मार्जिनल कॉस्ट को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई। यानी डेल्टा सी जो है वो लागत में अंतर है और डेल्टा एक्स जो है एक्स वस्तु की मात्रा में अंतर है। इस तरीके से हैंस डेल्टा सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटीज रिस्पेक्टिवली। चूंकि एम आर टी एक्स वाई नेगेटिव है, नेगेटिव साइन उसमें दिया हुआ है। आप यदि पिछली स्लाइड में जाएंगे, एम आर टी एक्स वाई इजिकल टू माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स। माइनस इसलिए कि किसी भी
x की अतिरिक्त मात्रा को पाने के लिए y अक्ष पे ली गई y मात्रा का परित्याग करना ही करना पड़ेगा। इसलिए जो MRT है XY वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो अवसर लागत का जो ढलान है या जो ढाल है वो भी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। अवसर लागत वक्र एक सीधी रेखा हो सकती है, मूल बिंदु के कॉन्वेक्स उत्तल हो सकती है, कॉनकेव अवतल हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक देश जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वर्धमान उत्पत्ति के फलन के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पैमाने के प्रतिफल तो आपने पढ़े ही होंगे पिछले साल माइक्रो में। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपका माइक्रो का ज्ञान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप साथ साथ में जो भी चीज़ें अपने यहाँ चल रही हैं उनको माइक्रो वाली किताब खोल के वापस से एक बार पढ़ लें, क्योंकि मांग की लोच हमारे बहुत काम आने वाली है ना। एंगल्स जो सेट होते हैं वो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अवसर लागत हमारे काम आने वाली है, वक्रों के ढाल हमारे काम आने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको माइक्रो बहुत काम आने वाले। उत्पत्ति पैमाने के प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो भी हमारे काम आने वाला है। तो सब कुछ माइक्रो का बेसिक्स बहुत काम आने वाला है हमारे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि किस तरीके से एक अवसर लागत वक्र सीधी रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है यदि उत्पादन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत हो रहा है। ये एक देश का एक पीपीसी दिया हुआ है, एक्स अक्ष पे एक्स कमोडिटी और वाई अक्ष पे वाई कमोडिटी आपको दी हुई है। यदि हम एक्स कमोडिटी की OQ से OQ1 मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी QQ1 मात्रा अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें y अक्ष पे देख लो, y कमोडिटी की OP मात्रा से कम करके OP1 मात्रा पे संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी PP1 मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। स्थिर प्रतिफलों के नियम का मतलब ये है कि हर अतिरिक्त x की मात्रा प्राप्त करने के लिए y की जो त्यागी गई मात्रा है वो हर बिंदु पे समान है, यानी कि आपका PP1 इक्वल टू P1 P2 है। यही चीज साबित करती है, इन दोनों का मात्राओं का बराबर होना साबित कर रहा है कि देश जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। काफ़ी बड़ी क्लास यदि हो जाती है तो मैंने जैसा कि कहा था यूट्यूब पे अपलोडिंग में परेशानी होती है मुझे। तो नेक्स्ट इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए।